सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक अहद का इख्तिताम हुआ। लोगों में खुशियां तकसीम करने वाले उमर शरीफ सबको रुलाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे साथ चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब, एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा डायरेक्टर और अदाकार शमून अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और इंडियन कॉमेडियन सुनील पॉल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुनील साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सुनील साहब, यकीनन आज एक बड़ा अफसरदा दिन है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी ये जो लोग उमर शरीफ साहब को पसंद करते थे वो आज बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। उमर शरीफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या तासुरात हैं आपके? सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ धरती पर हिंदी और उर्दू कॉमेडी को देखा जाता है, सुना जाता है, पसंद किया जाता है, उस हवाले से थिएटर हो या फिल्म वाले हो या टेलीविजन वाले, सब के सब गमजदा है। और हमारे लिए, हम कॉमेडियंस के लिए तो ये कह सकते कि हमारा उस्ताद चला गया, हमारी स्कूल यूनिवर्सिटी चली गई। हमको जहाँ से सीखने मिलता था वो पेड़ चला गया जिसके साए तले हम लोग बैठते थे, हमें हवा मिलती थी, हमें जिंदगी मिलती थी, वो पेड़ चला गया। लेकिन मैं उमर शरीफ साहब का भक्त होने के नाते, मुरीद होने के नाते यही कहूँगा कि ऐसे फनकार दुनिया से जाते नहीं हैं। वो अपने काम के जरिए, अपने अंदाज के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं और हम सबको इंस्पायर करते रहते हैं। उमर शरीफ साहब हम सब कॉमेडी करने वालों के, और कॉमेडी के खासकर, जब तक धरती पर दुनिया में कॉमेडी रहेगी तब तक उमर शरीफ साहब जिंदा रहेंगे। अच्छा सुनील साहब, आपने कहा कि वो आपके उस्ताद रहे हैं, जाहिर है आपने बहुत कुछ उनसे सीखा होगा। आपकी कभी मुलाकात हुई उमर शरीफ साहब से? जी, मेरी खुशकिस्मती है कि जब वो इंडिया आए थे तो वो मेरे घर पर भी आए थे। अच्छा। मेरे गरीब खाने पर आए थे। मतलब ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा शहंशाह खुद चलकर जब मेरे घर पर आया तो मैं समझिए कि मेरा कितना बड़ा ख्वाब पूरा हुआ। मतलब मैंने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं उमर साहब से कभी मिल पाऊंगा, लेकिन वो मेरे घर पर आए और उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी। उसके बाद मेरी खुशकिस्मती गई है कि 2 से 3 प्रोग्राम उनके साथ में सेम स्टेज पर काम करने का मुझे मौका मिला। वो परफॉर्म कर रहे थे और मुझे भी उस स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला। और खुशकिस्मती देखिए, जब उसका पोस्टर बना तो एक तरफ पाकिस्तान के उमर शरीफ और हिंदुस्तान से सुनील पाल, ऐसा जिक्र किया गया। ये मेरे लिए यादगार मोमेंट है, यादगार लम्हा है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। जब भी वो मुझे मिलते थे बहुत बहुत दुआएं देते थे, बहुत प्यार करते थे। और मैं समझता हूँ कि ऐसा गुरु, ऐसा उस्ताद, ऐसा चेला, ऐसा शागिर्द, ऐसा बाप, ऐसा बेटा, ऐसा फनकार, ऐसा इंसान मैं नहीं समझता कि मुआशरे में कोई दूसरा हो सकता। तो उमर शरीफ साहब जब वो आपके घर आए, जाहिर है आपकी उनसे बात हुई, पर्सनली उनसे मुलाकात हुई आपकी, कैसा इंसान पाया आपने उनको? नेचर के हवाले से जरा थोड़ा बताइएगा, कैसी शख्सियत के मालिक थे वो? वो जिस माहौल में जाते थे वो खुद इतने बड़े थे कि अपने एंट्री से, अपनी बातों से, अपने अंदाज से उस माहौल को भी बड़ा बना देते थे। जिनके साथ वो बैठते थे उनको भी, चाहे वो कितना ही उम्र में छोटा हो या कोई किसी लहजे में छोटा हो, लेकिन उसको हमेशा इतनी इज्जत देते थे कि वो भी अपने आप को कॉन्फिडेंट और एक खुशनुमा, एक अंदर से बड़ा फील करता था। इतना प्यारा अंदाज था उनके अंदर। कोई यादें हो आपकी, कोई बात ऐसी, कोई जुमला ऐसा, कोई ऐसी चीज जब वो मेरे घर पे आ रहे थे तब रात हुई थी। हाँ। तो उन्होंने मुझे रौफ लाला ने मेरी बात कराई थी। रौफ लाला ने फोन करा के दिया। रौफ ने कहा था कि सुनील ले उमर भाई से बात कर, भाई से बात कर। पहले तो बोला कि भाई से बात कर। मैंने कहा भाई मतलब कौन? अरे बड़े पागल, उमर भाई। मैंने कहा क्या उमर भाई मुझसे बात कर रहे हैं? अरे हाँ। तो अगले फोन का आवाज उनकी होगी। तो उमर भाई ने मुझे पहली बार जिंदगी में हमारी ऑडियो की बात, क्योंकि वीडियो मतलब उससे पहले तो मुलाकात आमने सामने नहीं हुई थी, उनको खाली मैंने देखा ही था टीवी पर उसमें। तो उन्होंने मुझसे पहला जुमला कहा रात को कि कहाँ है तू? तो मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। किसके घर पे है? तो मैंने कहा अपने घर पे हूँ। बोले कैसा पागल आदमी, रात को भी अपने ही घर पे होता है? तो ये मुझे उस बात पे हंसी आ गई। और वो शहंशाह थे, वो सरताज थे। वो उनके लिए सारे तमगे फेल है उनके लिए। वो क्या थे वो खुद भी नहीं पता उनको। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो दुनिया में जीने के लिए नहीं आए थे, वो हम सबको हंसाने आए थे, खिलखिला के हम सबको बसाने आए थे और बसा के चले गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील साहब। फैसल साहब, आपने सुनी सुनील साहब की गुफ्तगू। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया में भी जो कॉमेडियन हैं, जो फनकार बरादरी है, वो आज बड़ी अफसरदा है। हमारी ये खुशकिस्मती नहीं थी कि उमर शरीफ साहब का ताल्लुक हमारे मुल्क से था, और एट द सेम टाइम ये हमारी बदकिस्मती नहीं है कि हम उनको बचा नहीं सके। देखिए, जो आवाज़ें उमर शरीफ के फ़न को आज रिकग्नाइज़ कर रही हैं,
मेरे ख्याल है कि जितने ज़्यादा अल्फाज कहे जा रहे हैं, जो आवाज़ें हिंदुस्तान से और मुल्कों से आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनके फ़न को सराहना, उनको याद रखना, उनकी लिए जो दुआएं हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। लेकिन वो जो बात आपने आखिर में की, वो बुनियादी तौर पर हर इंसान जो है जब भी किसी के साथ अफसरदा हो के कन्विलेंस करने जाता है तो वो लाजमी तौर पे पूछता है बीमार थे, बीमार थी, किस डॉक्टर से इलाज हो रहा था, कैसे हॉस्पिटल जाते थे, कैसे आते थे। ये इंसान हर जगह पर ये गुफ्तगू करता है। उमर शरीफ साहब वाला जो मामला है, उनकी जो तकलीफ़ थी, उनकी जो बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बेहतरीन किस्म के दुनिया के मौलिज फ़राहम कर दिए थे। अल्लाह ताला का शुक्र है, बेहतरीन हॉस्पिटल प्रोवाइड कर दिया था, वाशिंगटन का बेहतरीन हॉस्पिटल प्रोवाइड हो गया था, ये तमाम चीज़ें हो गई थी। वीज़ा नहीं था, वीज़ा लग गया था। दो हुकूमतें जो आपस में बहुत ही मुश्किल से किसी पॉइंट के ऊपर आके खड़ी होती है, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत, वो एक पॉइंट पर आ गए थे, उन्होंने फ़ंड जारी कर दिए थे। यानी कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने बेहतरीन अंदाज में करवा दी। अब एक छोटी सी चीज़ है जिसको मैं बार बार कह भी रहा हूँ और मुझे तकलीफ़ भी हो रही थी जब हम ये प्रोग्राम्स पहले कर रहे थे, जब वो बीमार थे और आगा खान हॉस्पिटल में थे और गवर्नर साहब भी तशरीफ़ ले जा रहे थे और लोग भी तशरीफ़ ले जा रहे थे, फनकार भी जा रहे थे, सब इस तकलीफ़ में थे कि यार जल्दी से ये यहाँ से निकलें, क्योंकि डॉक्टर्स की एडवाइस है तो ये तशरीफ़ ले जाएँ और वहाँ जाके इलाज ठीक हो जाए और फिर ये दोबारा हम इनको उसी तरह से स्टेज पर देख सकें। अब उसमें जो गैप आया वो बस अल्लाह ताला ने ऐसे ही करना था। उनकी जान जर्मनी में इस तरह जानी थी, लेकिन ये हमेशा रहेगा कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास ये सहूलतें और ये ताकत थी, लेकिन एयर एम्बुलेंस नहीं थी, एक अस्पताल नहीं था। उसका वजीर आजम 3 मरतबा रहने वाला वजीर आजम इलाज के लिए लंदन गया। ये तारीख लिखेगी ना, कि लिखेगी इतना बड़ा फनकार इनका जर्मनी के अंदर इंतकाल करके। हम इस बात को डिस्कस करें, लाजमी डिस्कस करें ट्रांसमिशन में, लेकिन पहले शमून अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लूँ। शमून अब्बासी साहब, यकीनन आज एक ऐसा खला आ गया है जिसको पुर करना इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई अफसरदा दिन है आज। हम सब के दिल बहुत दुखे हुए हैं। उमर शरीफ साहब हम में नहीं रहे, आप क्या कहेंगे? जी शमून अब्बासी साहब, शमून साहब आप सुन सकते हैं? शमून अब्बासी साहब के साथ हमारा बिल्कुल जी शमून साहब, जी शमून साहब, शमून साहब कहिएगा, उमर शरीफ साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो हम में नहीं रहे, सबको हंसाने वाला आज इस दुनिया से सबको रुलाता हुआ चला गया। क्या कहेंगे आप उमर शरीफ साहब की डेथ के हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जी बहुत अफसोस है। मैं जवाद के साथ उनके जो साहबजादे हैं उनसे मैं फ्लाइट से पहले तक भी उनसे मैं राब्ते में था और बजाते खुद मैं पूछता था जवाद से कि क्या सिचुएशन है, और वो बहुत पुरुमीद थे इस बात को लेकर कि वॉशिंगटन पहुंचकर इंशाल्लाह ताला जो है वो अच्छे डॉक्टर्स मिल गए हैं, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया है, और हम सब यहाँ से मतलब बाकायदगी से दुआ रोजाना करते थे। और जब तक जवाद के साथ मैं उनके साहबजादे के साथ रहा, जब तक हमने सब्र की कि बस वो जाने वाले हैं, फिर हमने सब्रें देखी। मैं ये बस यही कहूँगा कि जी एक सुकून था पाकिस्तान में, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती थी, उनकी कोई मिसाल नहीं है। उमर शरीफ साहब की कोई मिसाल नहीं है। मुझे एक दफा मुलाकात का शर्फ हुआ था, मैं उनको शो में गया था ARY में, और उनकी बड़ी अच्छी मुझे बात ये लगी कि जब वो मुझसे मिले और मेरे साथ उन्होंने शो किया तो मुझसे बाद में कहने लगे यार देखो कितनी अजीब बात है कि लोग जो है वो लोगों को दूर से में कुछ ना कुछ एक ख्याल जो है वो बना लेते हैं। अब तुम्हें देख के लगता है जैसे तुम बड़े खतरनाक आदमी हो, विलन हो, लेकिन तुम्हारे साथ तो भाई मुझे बड़ा मजा आ रहा है और तुम तो बड़े फ्रेंडली इंसान हो। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी को नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। मुझे बड़ी अच्छी लगी और बड़ा मेरे साथ तो फ्रेंडली रहे, बहुत हंसे, वैसे भी मुझसे बड़ा प्यार किया उन्होंने, माथा पर उन्होंने मुझे प्यार, तो मुझे कभी लगा नहीं कि मेरी पहली मुलाकात है उनके साथ। बस ये है कि वो आखिरी थी, उसके बाद अरे अपने कामों में बिजी रहा, वो अपने कामों में। तो बस मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़ी मिसाल है। गवर्नमेंट ने पूरी अपनी कोशिश की, सब कुछ किया। मैं भी साहब से की आवाज अभी आ रही थी शो में, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करूंगा कि अल्लाह ताला की मर्जी थी और एक ऐसे मुल्क में जाके उनकी वफात हुई जहाँ पे ज़ाहिर सोचा भी नहीं था कि रास्ते में इस तरह हो जाएगा। और बस एक मिसाल हम कायम करते हैं कि बहुत बड़ा सवाल भी उठता है
कि इस मुल्क में क्यों ऐसा है कि हम अपने प्यारों को जो है वो नहीं उनके इलाज मुआलजे के लिए हम जो है ना इंतजाम कर पा रहे। आज भी 2021 में भी हमें क्यों ये मजबूरी है कि यहाँ से उड़ के कहीं जाना पड़ेगा, 17-18 घंटे की फ्लाइट किसी मरीज को भुगतनी पड़ेगी। बस ये एक दुख रहेगा कि अपने मुल्क में होते हैं, लेकिन ज़ाहिर अल्लाह ताला की मर्जियां हैं, ये अल्लाह ताला की मर्जी से कोई नहीं लड़ सकता। और बस उनके लिए दुआ करें, पूरा मुल्क दुआ करे, पूरी दुनिया जहाँ जहाँ उनके लिए हो सकता है। उनका मैंने एक शो देखा कि मुझे कब्र से बहुत डर लगता है। एक मैंने क्लिप उनका देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। कहने कि वहाँ हिसाब किताब होता है, वहाँ इंसान की जो अमाल हैं उनका हिसाब होता है। तो बस अल्लाह ताला इस वक्त जब भी वो उनको दफनाया जाए, उनकी कब्र के लिए, उनकी रोशनी के लिए, नूर के लिए बहुत हम सारी दुआएं करें कि ये जो सफर है इस दुनिया से आसमानों तक का, बस वो उनका जो है वो खुशगवार गुजरे। और जहाँ भी रहें अब उमर भाई, बस इसी तरह हमें इसी तरह हंसते बोलते ही हमें पता हो कि बस वो ऊपर भी कहीं लोगों के दिलों को जो है वो रौनक से ही भर दे। बस मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त। बहुत बड़ा लॉस है जी, बहुत बड़ा लॉस है, यकीनन बहुत बड़ा उमर शरीफ वापस दोबारा हमें उमर शरीफ नहीं मिलेंगे, ये तो मैं बिल्कुल दोबारा नहीं मिलेंगे, हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐसा ही है बिल्कुल। शमून साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त नामवर गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह साहब, आपने कीमती वक्त दिया। अताउल्लाह साहब, यकीनन आज पूरी कौम जिस तरह से अफसुर्दा है, आपका दिल भी उसी तरह से गमज़दा होगा। उमर शरीफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? क्या हूँ, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा भाई, एक अच्छा आर्टिस्ट, एक खूबसूरत इंसान हमें छोड़ के चला गया। मैंने तो 20-22 साल उसके साथ काम किए, मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी। और उस खास तौर पे सफर में जो पता चलता है इंसान का, उसने सफर में हमारा जो साथ दिया, जहाँ जहाँ भी गए कभी उसने हमें उदास नहीं होने दिया, कोई डिप्रेस नहीं होने दिया। अल्लाह ताला उसे गरीब की रहमत करे, अल्लाह ताला उसका सफर आसान करे। बहुत खूबसूरत इंसान था अताउल्लाह खान। कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी तरह से जहन में हो कि यार ये बात उसने कमाल की थी, ये हैरत, आपके साथ सफ़र में रहे, आप मुलाकातें रहीं और पूरा वक्त गुजारा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि कई दिन कई रातें साथ रहे होंगे, तो कोई ऐसी बात, कोई एक बात, दो बातें, कोई चीज? आज तो उसने इतना उदास कर दिया है कि कुछ याद ही नहीं पड़ रहा, माँ सिवाय इसके रोने पीटने के और उसके लिए दुआ करने के। इतना बहुत खूबसूरत साथी था उसकी, क्या क्या बातें बताएं आपको, समझ नहीं आ रहा। ईसा खेलवी साहब, कोई शेर उमर शरीफ के लिए, कोई अल्फाज आपकी जानिब से अकीदत के उमर शरीफ के लिए? आज मैंने अर्ज किया ना कि जहन पे इतना है कि कुछ मासवाए उमर शरीफ की शरारतों के कुछ भी नहीं सामने आ रहा। अल्लाह ताला उसे उसका सफर आसान कर दे। अताउल्लाह साहब, उनकी शख्सियत के हवाले से ही हमारे नाज़रीन को बता दें, ज़ाहिर है आपका इतना गहरा ताल्लुक था, आप कह रहे हैं आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, कैसी शख्सियत के मालिक थे, नेचर कैसी थी? बहुत खूबसूरत आदमी, दूसरों के दुख को महसूस करना और अपने तौर पे जो कुछ हो सकता था वो अपने दो आर्टिस्ट बहन भाइयों के लिए करता था, सोचता था, और कभी उसने हमें उदास नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ी क्वालिटी। और उसकी नीयत इतनी खूबसूरत थी, उसका अंदर बाहर एक जैसा था, कभी उसने ऐसी बात नहीं की। लेकिन उसे इस बात का दुख हुआ कि उसे लेट कर दिया गया। अगर लेट ना होता तो शायद कुछ दिन और हमारे साथ गुजार लेते। बिल्कुल, अब तो उनकी यादें ही रह गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका अताउल्लाह साहब, आप लाइन पर मौजूद थे। लगारी साहब, अताउल्लाह साहब से भी बात हुई, इससे पहले भी हमारी जितने भी फनकारों से बात हुई, उससे एक चीज़ पता चलती है कि उमर शरीफ साहब बाय नेचर एक बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे, जो अपने से जो जूनियर अफराद थे उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। एक बात और देखें आप, उमर शरीफ के ताल्लुकात भी ऐसे ही लोगों थे जो अंदर से बहुत खूबसूरत थे। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ऐसे ही खूबसूरत अंदर और बाहर जिनका एक जैसा है, और बहुत ही एक शानदार इंसान है। और उन्होंने भी
उमर शरीफ ने भी ऐसी यादें छोड़ी हैं कि हर शख्स ये समझता है कि ये हमारा दोस्त था, हर शख्स ये समझता है कि ये मेरा ज़ाती दोस्त था। या हमारा बहुत मामूली ताल्लुक़ था उनके साथ, एक सहाफ़ी और एक आर्टिस्ट का। एक हम इसको दोस्ती नहीं कहते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि हम पेशावराना तौर पर एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में होते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट बहुत करते थे। उनके बड़े भाई मेरे दोस्त थे, साथ एक कुलीग थे हमारे साथ, हमारे एक हमारे जिस अखबार में हम काम करते थे उसके साथ एक और अखबार था, उसमें वो भी काम करते थे और हमारा कमोबेश रोज़ाना मिलना होता था। तो ज़ाहिर उमर शरीफ के लिए तो वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, उस्मान यामी जो उनके भाई थे, लेकिन वो उनके भाई हमारी इज़्ज़त करते थे, तो इस वजह से ये भी हमारी इज़्ज़त करते थे कि ये मेरे भाई के दोस्त हैं। तो वो एहतराम जो मैंने देखा है उनकी नज़र में, जो इज़्ज़त वो दूसरे को देते थे, और इंसान बाद दफ़ा ये समझता है कि यार इसने लम्हे भर में मुझे मेरे हिस्से से ज़्यादा दे दिया है। ये लोगों को उनके हिस्से से ज़्यादा दे दिया करते थे, लोगों को वो रिस्पेक्ट देते थे जो लोग अपने बारे में समझते थे। मैं तो नहीं समझता था अपने बारे में कि मैं इतना रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ, लेकिन वो इतनी ही रिस्पेक्ट देते थे। और इसी तरह से जिसके साथ भी उनका ताल्लुक़ होता था वो उसे पूरी इज्जत देते थे, पूरा एहतराम देते थे। ये उनकी खूबी थी। और उन्होंने कराची में थिएटर को 40 साल तक ऐसे हालात में जो बदतरीन थे, आप किसी सूरत में भी अगर जो है मुल्क के अंदर खौफनाक एक जबर की हुकूमत रही हो, एक ऐसी हुकूमत रही हो जो कभी भी जिसको आप किसी सूरत में अच्छा नहीं समझ सकते हैं, मार्शल लॉ का दौर हो और सख्त किस्म के कवानीन हों, लोगों के हंसने पर पाबंदी हो, ऐसे हालात में इंसानों को हंसाने के लिए बाहर आना पूरे जनरल ज़िया के दौर में इनकी पूरी ग्रोथ जो है उस दौर में हुई है। और ये एक बड़े आर्टिस्ट के तौर पर सामने आए। मेरे ख्याल में कि रद्द अमल होता है सोसाइटी का। सोसाइटी एक तरफ अगर आमरियत देती है तो एक तरफ ऐसा हुस्न देती है जो उमर शरीफ जैसा होता है, और जिनकी हंसी जो है वो बाहर जाकर लड़ रही होती है उस तंग नजरी से और उस ताकत और जबर से जो सोसाइटी पर मुसल्लत हो जाती है। ठीक है, जॉनी लीवर हमारे साथ मौजूद है, कॉमेडियन, उनसे भी बात करेंगे। जॉनी साहब, यकीनन आज आप भी बहुत ज़्यादा सैड होंगे क्योंकि पूरी कौम ही अफसुर्दा है। आज उमर शरीफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत दुख की बात है जी, बहुत ही लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। इतने अच्छे कॉमेडियन, इतना अच्छा बोलने वाला बंदा, आर्टिस्ट, क्या बात है। उनके जाने से मतलब क्या कहूँ, उनकी जगह तो खाली रहेगी। ऐसे आर्टिस्ट लोग कहाँ, बहुत ही अरसों में पैदा होते हैं ऐसे लोग जो हरफन मौला कह सकते हैं, जो इसको बोलते हैं हरफन मौला, वो ये उमर शरीफ हैं, समझे कि नहीं। कुछ लोगों में कुछ खूबियाँ होती हैं, इनके अंदर तो इतनी खूबियाँ थी कि मतलब बिल्कुल। अच्छा जॉनी साहब, कमाल के थे, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे बोलने के लिए। अच्छा जॉनी साहब, वैसे वो इंडिया भी आते रहे थे, तो आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे? मेरी पहली बार इंडिया आया था 90 में, 31 साल पहले, तब मेरी मुलाकात हुई। फिर बाद में मेरी मुलाकात नहीं हुई, फोन पे मेरी बात। फोन पर आपका कांटेक्ट रहा? 90 में हाँ, ये एक फिल्म बकरा किश्तों में फिल्म वो जो प्ले आई थी ना, उसके बाद यहाँ कोई फिल्म लिखने के लिए आए थे वो। अच्छा। वो फिल्म मिली थी उनको, उसकी राइटिंग के लिए आए थे, तब मेरी यहाँ मुलाकात। यानी वगैरह साहब, आप भी एक बहुत बड़ा लीजेंड, आपकी शख्सियत को माना जाता है जहाँ जहाँ भी दुनिया में उर्दू और हिंदी बोली जाती है, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है और आपको भी बहुत जाना जाता है। तो आप उमर शरीफ को किस नज़र से देखते हैं? क्राइटेरिया बनाना हो कि जी बहुत बड़ा आर्टिस्ट, तो ज़ाहिर है आप बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उमर शरीफ को आप क्या दर्जा देते हैं आर्ट में? और ख़ास तौर पर ये जो आर्ट है मज़ाक का, ये जो हंसी मजाक का, ये जो लतीफ़े का, ये जो आर्ट है कॉमेडी का, कॉमेडी में आप क्या दर्जा देते हैं? नहीं, उस आदमी का दर्जा जो है ना भाई, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। वो बहुत एडवांस थे। वो आदमी इतने आगे थे ना, मैं आपको क्या बताऊं, वो बहुत ही आगे थे। वो अभी आप क्या बोलने वाले हैं उनको पता होता था। मैं ऐसा बोलूंगा तो यहाँ से क्या जवाब आएगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर ये कहेंगे, फिर मैं उसके लिए, उनके पास रेडी रहता था। उनके पास ऐसे हथियार रहते थे कि अब ये क्या फेंकेगा, उससे बड़ा बम फेंकूंगा मैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये आर्ट जो है ना हमें नहीं है, ये काम हमने कभी किया ही नहीं।
जॉनी साहब ये हम अपने जो भी करते रहे, लोग हमको प्यार करते रहे, हमारे काम अलग है, लेकिन इनका जो स्टेज पे हाजिर जवाब ये वो जो है ना, इतने हाजिर जवाबी थे कि ऐसा बहुत कम लोग होते हैं सर। अच्छा जॉनी साहब ये बताइए आम जो उर्दू और हिंदी को समझता है, देखता है, इनकी मजाक को, इनके ड्रामों को देखता था, वो तो सोच रहा है कि उमर शरीफ का अल्टरनेट नहीं है, लेकिन आप चूंकि इसी शोबे से हैं, आप एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, आपके ख्याल में उमर शरीफ का अब अल्टरनेट कौन है, उनके बाद कौन सबसे बड़ा है? नहीं, उमर शरीफ की अपनी जगह है भाई, वो खत्म है, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। वो एक ही उमर शरीफ आया और चला गया, दैट्स ऑल। जैसे हमारे महमूद साहब थे, वो आए और गए, और महमूद साहब के बाद हमारे महमूद साहब जो थे ना कॉमेडियन, जी उनके लिए वो जब चले गए थे, उनकी एक किताब निकली थी, उसकी वो किताब रिलीज किया, तो मैं गया था, तो वहां पे मैं गया तो किसी ने मुझे, मीडिया वाले ने पूछा कि महमूद साहब तो गए, अब उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा? मतलब कोई नहीं बैठेगा, वो अपनी कुर्सी खुद उठा के ले गए, अपनी कुर्सी को अपने साथ लेके चले गए, कौन बैठेगा? तो उसी तरह उमर शरीफ जो है, उनकी जगह पे कोई नहीं आ सकता, वो अपनी कुर्सी लेके निकल गए। वो ऐसे कलाकार, ऐसे फनकार बाप रे बाप सालों में पैदा होते हैं। सही। अच्छा जॉनी साहब, वो थे, आपने कहा कि आपकी एक मुलाकात उनसे हुई, लेकिन फ़ोन पर आपका उनके साथ कांटेक्ट रहा, तो आपने उनकी शख्सियत को कैसा पाया? बाय नेचर वो कैसे इंसान थे? बाय नेचर वो आदमी, मतलब देखो, पहले तो मुझे ऐसा लगा ये आदमी बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन वो बाद में मुझे बात करते करते पता चला ये वाकई बड़ा आदमी है, इससे बड़ी बड़ी बात करता है, और वो प्रूव करके बताया साथ मैंने, वो प्रूव करके मैं 90 में मिला हूँ, और अभी 2000, 2010, 2020 तक तो वो आदमी कहाँ से कहाँ चले गया, कहाँ से कहाँ निकल गया वो आदमी पॉलिटिक्स में भी आ जाता है, वो आदमी प्रोड्यूस करता है, वो फलाना करता है, ये करता है, पहले तो खाली प्ले करते थे वो, समझे कि नहीं? तो वो जो बोलता था, वो जो आदमी बड़ा होता है ना, वही बड़ी बात करता है, तो वो उस आदमी की सोच बड़ी थी, वो आदमी बहुत आगे थे, वो आदमी का नॉलेज इतना जबरदस्त था, कोई भी चीज के बारे में पूछो वो आदमी यूं जक करके जवाब देता था। जॉनी साहब, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा जो आपको याद रहेगा, यार ये बात कमाल की थी उसने? देखिए, हम लोग जब वो 90 में आए थे, तो हम लोग होटल में जहाँ रुके हुए थे जूहू में पहुंच गए, तो मैं मेरे बच्चे में ही रुका, तो मैं तो हमेशा मिलता था उनसे, बैठता था, तो मैं उनको पूछता था कि यार, बोले भाई आप ये कभी कभी ऐसी सी बातें यूज करते हो, ऐसे वर्ड यूज करते हो, फटाक से जवाब देते हो, ये कहाँ से आता है? तो कहता है यार मैं क्या करूँ यार, ये आ जाते हैं कभी कभी यार, पता नहीं कहाँ से आमद होती है मुझे, और ये चीजें कहाँ से आ जाती है, फट से बोल जाता हूँ, उसी वक्त इंस्टेंट आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसी सी बातें निकलती है, कभी मैं पंगे में आ जाता हूँ, मैं क्या बोल गया साला, अरे यार ये तो इसका मतलब सामने वाले ने कुछ और निकाल लिया, कुछ ज्यादा ही बन गया यार, तो मैं पंगे ले लेता हूँ, पंगा हो जाता है, मैं क्या करूँ? बोले यार ये वो तो भला नहीं, ऐसा मत करो, कंट्रोल किया करो, कहाँ से? तो ये जो आना जो है ना, आमद होना, कुछ चीजें उसी वक्त फट से आ जाना, अब उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, उनको पता नहीं होता था। ठक से किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता, लेकिन इंस्टेंट चीजें आना जो है वो कमाल है, उनकी स्पेशलिटी थी। तो ऐसी कुछ बातें उन्होंने की थी उस जमाने में, जब 90 में जब मिले थे, तो ये बातें हमारी होती रहती थी, क्योंकि हम जानते हैं ना, हम भी शोज करते हैं, हम भी अपने आइटम बनाते हैं, स्टैंड अप के शो करते हैं, लेकिन यह आदमी जो बोलता है कुछ अलग ही बोलता है, कुछ अलग, जैसे मतलब हमको तो टाइम लगेगा सोचने में, ये आदमी कैसे सोच में आते हैं, इस आदमी के दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आती हैं? तो अच्छा, ये सोच के ऐसा होगा, हम डिस्कस करते थे। हाँ जी। अच्छा, ऐसा होगा कि इन्होंने कोई आपके सामने परफॉर्म किया हो, या आपने इनकी परफॉर्मेंस देखी हो, कई शो देखा हो, किसी जगह पर आप लाइव देखा हो, या मैंने उनके प्लेस देखे ना। हाँ, तो आप देखने के बाद आपने सोचा हो यार ये बात तो मुझे करनी चाहिए थी, ये बात मैं कहता तो ज्यादा अच्छी थी, वो कोई ऐसी बात भी आपके जहन में आई? सॉरी, फिर से बोलिए सर, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई आपके सामने लाइव परफॉर्मेंस करते हुए कोई बात कह दी? नहीं, लाइव मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात हम लोग साथ में कभी परफॉर्म भी नहीं किए, कुछ नहीं,
सिर्फ हम लोग जब 90 में आए थे तब मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर वो इंडिया आए थे तो मैं बिजी था ना, मैं तो फिल्मों में इतना बिजी, मतलब वो 90 से 2000 तक तो मैं फिल्में दिन में 2-2 शूटिंग करता रहता था मैं, तो फिर मैं टाइम ही नहीं था। बाकी इनको मैं टीवी पे देखता था, कैसेट पे देखता था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही परफॉर्मेंस जो आपने देखी, उस परफॉर्मेंस में से कोई चीज़ ऐसी जो आपको दिल को लगी होगी, यार ये परफॉर्मेंस तो ऐसी कमाल की थी, काश ये मैं करता, मैं ऐसा करता। सर वो जो उनके जो प्लेज जैसे बकरा किश्तों में हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेज थे। उसके अलावा देखिए वो जो काश मैं कर सकता था, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो करते हैं ना वो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। जिस तरह के वो इंटरव्यूज लेते हैं, उसमें इतना फनी होता है, सामने वाले से जवाब सवाल करते हैं, वो सवाल में फनी होता है, उनके जवाब में भी ये कुछ बोलते हैं वो फनी होता है। ये सब चीजें कहाँ से उनके आ जाता है वो टाइम पे, वो हम लोग नहीं करते। वो काम मैंने किया ही नहीं, लेकिन उमर शरीफ की उन्हीं शो वगैरह देख करके मैं ताज्जुब करता था कि यार ये आदमी कैसे बोलता है, ये कैसे कहाँ से आ जाते हैं आइडियाज, कैसे दिमाग में ये बात आ जाती है, कैसे बोल जाता है आदमी, पंच पे पंच मारता है, एक पर एक पंच मारता है, ये कैसे आ जाता है। हम लोग सोच समझ के आइटम बनाते हैं, फिर बाद में इधर उधर करके पॉलिश करके शोज करते हैं, ये इंस्टेंट बोलते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट के बगैर बोलते थे, ये उनकी बड़ी बात थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी चल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जॉनी साहब, आप लाइन पर मौजूद थे और तफसील के साथ उमर शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। फैसल साहब, जॉनी लीवर साहब हों या फिर कोई भी और शख्सियत जिनसे भी उमर शरीफ साहब के बारे में बात की जा रही है, लोग सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बल्कि वो बाय नेचर इतने अच्छे इंसान थे, वो इतने डाउन टू अर्थ थे, वो इतनी रिस्पेक्ट देते थे लोगों को कि उसकी वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनके टैलेंट की वजह से तो करते ही थे। आप क्या समझते हैं आजकल के दौर में इस चीज़ का कितना फुकदान है? क्योंकि आजकल लोग अभी कुछ होते भी नहीं हैं और वो अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू कर देते हैं। नहीं, बड़ा आदमी तो वही है। जिस तरह उमर शरीफ के बारे में हमें बहुत सारी मालूमात आज मिल रही हैं, जो लोग उनके साथ राब्ते में थे, उनके साथ काम करते थे, उनके साथ ताल्लुक़ में थे, वो बता रहे हैं उनकी शख्सियत के बारे में, वो लोगों को इज़्ज़त देना, उनका एहतराम करना, फ़न और मज़ा के साथ साथ जो लोगों ने उनको जाना देखा, ज़ाहिर है कि जब शख्स दुनिया में नहीं रहा तो लोग बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में वो याद आने लगती हैं जो नॉर्मल लाइफ में उसको जहन में नहीं आ रही होती, उसमें नहीं आ रही होती। तो उमर शरीफ साहब का जूनियर्स के साथ अच्छा बर्ताव, लोगों को की मदद करना, फ़नकारों की मदद करना, आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से थे, अहादीस को बयान करना, फ़न के एक अरूज तक पहुँच जाना, किसी भी शख्स ने कोई बात दोहराई नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं उनके नए पहलू को लेकर आ रहे हैं। ताज़ियत अफसोस ज़रूर है सबके अंदर, लेकिन नए पहलू के साथ लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा फ़नकार जो हमेशा से ही ऐसे मुश्किल अदवार के अंदर कौम को हंसाता रहा, उर्दू और हिंदी बोलने वालों को सारी दुनिया में हंसाता रहा, लोग उसको कॉपी नहीं कर सकते थे, कॉपी करने की कोशिश करते थे, ये बग़ैर सोचे समझे इस अंदाज के अंदर आगे जाया करते थे कि दूसरे फ़नकार अभी सोच ही रहे होते थे कि क्या मैं बात करूंगा, क्या मैं कहूंगा। और उमर शरीफ ऐसे इंटरव्यूज़ करते थे, ऐसे थिएटर करते थे, ऐसे फिल्मों के अंदर इस तरह का काम करते थे। जाहिर है कि एक लाजवाल किस्म का फ़नकार हम में नहीं रहा और जिसकी वजह से आज हमें तकलीफ़ भी है, लेकिन साथ साथ हमें फ़ख्र भी हो रहा है। एज ए पाकिस्तानी हमें फ़ख्र हो रहा है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितना बड़ा फ़नकार दिया, जिसे सारी दुनिया के अंदर माना जाता है, उसके फ़न को माना जाता है, उसको मोहब्बत से सुना देखा जाता है, लोग उसके वीडियोस, उसके ड्रामे अब भी देखते हैं, खुश होते हैं, सीखते हैं। अब सवाल एक सवाल तो हमने वो उस वक्त जिक्र किया जब हम कह रहे थे एम्बुलेंस के हवाले से, लेकिन अब होगा क्या? उमर शरीफ के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। उमर शरीफ की अदाकारी को प्रिजर्व करने के लिए कोई ऐसे दुनिया भर में ऐसे फ़नकारों के ऊपर जो किताबें लिखी जाती हैं, उनकी वीडियोस को संभाला जाता है, उनकी अदाकारी को सिखाया जाता है। क्या अब ऐसा होगा जो इशारा मुझे तौक़ीर नासिर साहब की गुफ्तगू में नज़र आया था कि उनके फ़न को संभाला जाए, आगे बढ़ाने के लिए और नौजवान नस्ल को सिखाया जाए? क्या हुकूमत ऐसा कोई इक़दाम करेगी? अब उस तरफ देखने की ज़रूरत है कि उनके फ़न को, उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी, क्या उसको हम किस सतह के ऊपर एज ए पाकिस्तानी, हुकूमत पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट कोई ऐसा इक़दाम करेगी कि हाँ हम एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, हम आर्ट्स काउंसिल के अंदर कुछ करते हैं। रेफरेंसेस तो बहुत सारी होंगी, यादगार
तकारीब बहुत सारी होंगी, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ होगी जो पीटीवी करे या कोई और चैनल करे या कोई आर्ट्स काउंसिल करे या हुकूमत पाकिस्तान करे जो उनके फ़न को महफूज करे और फिर अगली नस्ल तक जो है उसको मुंतकिल करे? ये सवाल है जो जिसके ऊपर क्या होगा। हमारे बोल न्यूज़ के कॉमेडियन फ़हीम खान भी मौजूद हैं, फ़हीम से भी बात कर लेते हैं। फ़हीम, यकीनन उमर शरीफ साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे, हम सब अफसरदा हैं, आप भी यकीनन बहुत अफसरदा होंगे। हम बहुत देर से उन्हीं की शख्सियत के हवाले से बात करें, मुख्तलिफ फ़नकारों से हमारी बात हुई, जितना भी उनके बारे में पता चला यही पता चला कि वो एक बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे, दूसरों को बहुत ज़्यादा इज्जत देने वाले इंसान थे। आप क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के हवाले से? जी, यकीनन आज का दिन जो है वो तारीख के में देखा जाएगा और उमर भाई का जो नुकसान हुआ है, जो ये एक इंडस्ट्री के लिए लॉस है, इसको तो ये एक ऐसी खला पैदा हो चुकी है जिसको अब कोई पुर नहीं कर सकता। क्योंकि मोइन भाई का भी जब इंतकाल हुआ था तो एक आसरा था, एक आस थी कि उन्हें तो कोई फिल नहीं कर सकता, लेकिन उमर भाई मौजूद थे। और उमर भाई जब तक जिंदा रहे उन्होंने यही कहा है कि वो एक चोर थे, वो आंखों से आंसू चुरा लेते थे और मुस्कुराहटें बिखेर देते थे। उनकी इस बात को दोहराने वाला कोई नहीं होगा। और जो उनके बारे में कहा क्या जा सकता है, ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है कि अगर आप उनके बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में बयान करें, जैसा कि आपने बताया कि वो डाउन टू अर्थ और दोस्तों का साथ देने वाले थे। मैं तो ये कहूँगा कि जो पूरी इंडस्ट्री इस वक्त मौजूद है, जो स्टेज आर्टिस्ट जो कि आज आप जिन्हें टेलीविजन पे देखते हैं, पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं रोशन, उन सबको प्लेटफॉर्म देने वाले उमर भाई थे। उन सब के राइटर डायरेक्टर उमर भाई थे, जो उन्होंने स्टेज ड्रामा यहाँ पर परफॉर्म किए और उस दौर में परफॉर्म किए जिस दौर में लोग अपने घरों से निकल। लेकिन उमर भाई आगे आए और उन्होंने कहा कि इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल घड़ी में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरना बहुत जरूरी है, वरना पता नहीं इस शहर का क्या हाल होता। कर्फ्यू के दिन लगे हुए थे, रोज की खबरों के अंदर आना जाना लगा रहता था कि आज इतनी लाश होगी, आज इतनी लाश होगी, और ये शख्स निकलता था जहाज के ऊपर कि जिससे लड़ाई करते करते आज एक ऐसा अहद आज तमाम हुआ है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। क्योंकि सुबह जब ये खबर आई है बहुत अच्छी उम्मीद पैदा हो गई थी जब पता चला कि उमर भाई जो है वो इलाज के लिए चले गए, लेकिन जैसे ही उनका तैयारा जर्मनी में लैंड हुआ तब से खौफ की फिजा थी। और आज फिर ये खबर आई गई जिसकी वजह से वाकई दिल एक ऐसी अजीब सी कैफियत हो रखी है जो कि बयान मेरे ख्याल में नहीं की जा सकती। एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा नुकसान है। पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और आज उनकी कमी महसूस होगी। और फ़हीम, उनका जो फ़न था वो हमारे लिए यकीनन एक एसेट से कम नहीं था। जैसे फैसल साहब बात कर रहे थे, ज़रूरत है कि उसे ज़िंदा रखा जाए, उस फ़न को ज़िंदा रखा जाए, एक इंस्टीट्यूट इस तरह का बनाने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं किस तरह से उनके फ़न को ज़िंदा रखा जा सकता है? इनके फन को जिंदा रखा जा सकता है, एक ही तरीके से इनके फन को जिंदा रखा जा सकता है, जो इनका मिशन था। इनका मिशन बड़ा ही सिंपल था। इनका मिशन पैसे कमाना कभी भी नहीं था। अगर पैसे कमाना या शोहरत की लालच इस शख्स में होती तो ये कभी भी उन हालात के अंदर या उस कैफियत में या उस मैं कहूँगा कि उस कम मुआवजे के ऊपर वो काम नहीं कर रहे होते जो करते थे। और उनका मिशन यही था कि लोगों में मुस्कुराहटें बिखेरनी। एक सिंपल सा मिशन था जिसको लेकर के उमर भाई चले हैं और जिंदगी भर आप उनके साथ कहीं पर भी बैठ जाएं, आप यहाँ के आप देखेंगे बशमूल मेरे, हम जब कहीं बैठे होते हैं बहुत ही एक हमारे अंदर एक इंटेलेक्चुअल की रूह आ जाती है, हम बहुत ही एक अलग ही लेवल पे निकले हैं, हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन उमर भाई का ये फन था कि वो बच्चों में बैठते थे तो बच्चे बन जाते थे, बूढ़ों में बैठते थे तो बूढ़े बन जाते थे। अगर किसी फलसफी के साथ बैठे हुए तो आप उनका फलसफा देखें। और मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा पहलू जो कि बहुत ही कम लोगों ने देखा हुआ उमर भाई का, कि वो एक मजहबी स्कॉलर की हैसियत भी रखते थे। उनका मजहब की तरफ इतना ज्यादा रुझान था, इतना ज्यादा बैठकर इस किस्म की कोई गुफ्तगू करते थे तो हक्का बक्का रह जाते थे कि वही उमर भाई। तो एक इंसान का पहलू ऐसा होता है कि उनका सिर्फ सिंपल सा मिशन ये था लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरनी, और उन्होंने अपनी सारी बातें छुपाए रखी। और लोगों मेरा तो यही मानना है कि अगर उनकी बात को उन्हें एसेट समझ के अगर आगे बढ़ाना है तो उनका एक सिंपल सा ये मिशन था
जिसे लेकर के आगे चला जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लगारी साहब, वैसे तो ये एक बिल्कुल सीट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ट्रांसमिशन में इसके ऊपर बात करें, क्योंकि आज उमर शरीफ साहब थे, कल को अल्लाह ना करे कोई और हो सकता है। कितनी ज़रूरत है हमें इस वक्त अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने की कि अगर उमर शरीफ साहब नहीं तो कोई और, कोई भी बड़ा लेजेंड कल को अगर बीमार होता है तो पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम का इतना अच्छा होना कितना ज़रूरी है कि वहीं पर पाकिस्तान में ही उस इंसान का इलाज हो सके। मेरे ख्याल में हमारी तरजीहात में, कौमी तरजीहात में हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर है ही नहीं ना। हम ऐसे हालात में रहे हैं, हम ऐसे जंगी हालात में रहे हैं, ऐसे ख़तरनाक हालात में रहे हैं कि हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, एक तस्वुर होना चाहिए और एक ख़याल होना चाहिए कि आपने इस तरफ तवज्जो देनी है। जो भी हुक्मरान तबकात हैं, जो भी ताकतवर तबकात हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और जो सबसे अहम और सबसे अच्छी बात की है फैसल साहब ने कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए। अगर परफॉर्मिंग आर्ट जो है, अगर कोई परफॉर्मर था आर्ट का और जो बाकायदा स्क्रिप्ट के बगैर परफॉर्म करता था और कहीं भी कोई झोल नहीं छोड़ जाता था, ये कमाल था उसका, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। यहाँ पर सिंध की हुकूमत है, यहाँ पर बड़े बड़े दौलतमंद कराची जो है वो अगरचे बेपनाह मसाइल का शिकार है और शर्मनाक हद तक इग्नोरेंस का शिकार है, उसके बावजूद कराची के अंदर अरबपति लोग मौजूद हैं जो एक परफॉर्मिंग आर्ट, उमर शरीफ परफॉर्मिंग आर्ट का कोई एक इंस्टीट्यूट बना लें तो मेरे ख्याल में एक चीज़ ऐसी हो जाएगी कि जो एक मुसलसल अमल के तौर पर, और उन पर रिसर्च होनी चाहिए। उमर शरीफ के आर्ट पर हज़ारों चीज़ें हैं, हम हर चीज़ पर डॉक्टरेट करते हैं, हम गालिब पर तो बेशुमार डॉक्टरेट कर चुके हैं, हम अदब के मुख्तलिफ शुबों पर बड़ी, भाई परफॉर्मिंग आर्ट एक चीज़ है, भाई इस पर क्यों डॉक्टरेट हम नहीं कर सकते? और हमारे लोग क्यों नहीं जाते हैं कि जो कहे कि जी हाँ मैंने उमर शरीफ पर PhD किया और उमर शरीफ की ये पहलू हैं जो मैं नए निकाल कर लाई हूँ और सोसाइटी के सामने पेश करूँ, तो इस पर क्यों नहीं काम होना चाहिए? क्या कराची यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी या मुल्क की कोई और भी यूनिवर्सिटी क्या ये असाइन कर सकती है किसी भी तालिब इल्म को, भाई आप उमर शरीफ के आर्ट के ऊपर डॉक्टरेट करें और बताएं कि जी उमर शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में परफॉर्मिंग आर्ट की क्या खिदमत की है? और इसी तरह का अदारा बनना चाहिए जो आगे लेकर चले। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके सामने पता है एक बहुत बड़े रद्द अमल के, सोसाइटी के रद्द अमल को जो ख़तरनाक हद तक हो सकता है और जो डिज़ास्टर कर सकता है, उसको रोके हुए होते हैं ये लोग यार। हमें पता है कि जिस तरह के इक़दाम होते हैं हुकूमतों के, वो तो हर चीज़ को लोग आग लगाते हैं। अगर ऐसे परफॉर्मर ना हो जो लोगों को जाकर कहते हैं कि यार देखो एक पहलू ये भी है हुस्न का और खूबी का और समझने का और हंसने का, जहाँ लोग भूल चुके होते हैं हंसना, वहाँ ये हंसाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के आर्टिस्ट के बारे में मेरे ख्याल में हमें बहुत बड़ा ट्रिब्यूट देना चाहिए। इस सोसाइटी के ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि उमर शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होना चाहिए। बिल्कुल फैसल साहब, लगारी साहब भी जिस तरह बात करें और आपने भी आइडियाज़ दिए कि उनके फ़न को किस तरह से ज़िंदा रखा जा सकता है, फ़हीम भी बात कर रहे थे। आप समझते हैं कि मीडिया में अगर इस बारे में बात की जाएगी, ज़ाहिर है हम आगे भी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो आपको लगता है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो देगी? देखिए, हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा हैमरिंग, ढोल बजाना पड़ता है। पहले था आप एक ख़बर छाप दें अखबार में, जब मैं अखबार में काम करता था, लगारी साहब तो अखबारों में एडिटर्स रहे, जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया तो मुझे खुशी इस बात की होती थी कि छोटी सी खबर छपती थी और अगले दिन एक्शन होता था। और जब टेलीविज़न आया 2002 में और 96 से 2000 तक का सफ़र ये अखबार का था, और ख़बर छपने का मतलब ये कि एक्शन होगा, टेलीविजन के ऊपर चलने का मतलब है लाजमी तौर पर होगा। अब बेहसी ऐसी है कि आप ढोल पीटें, एक प्रोग्राम करें, ट्रांसमिशन करें, जीरो रिस्पांस होता है। अगर होता भी है तो वो इस अंदाज में हो रहा होता है कि हाँ मैंने देखा था, हाँ देख लेंगे, हाँ करते हैं कुछ, इससे आगे कहानी नहीं जाती। खैर, अब टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर हुकूमत कोई इंस्टीट्यूट उमर शरीफ के लिए नहीं बनाती, फर्ज करें, मेरा ख्याल है बनाएगी, लेकिन अगर नहीं बनाती तो टेक्नोलॉजी है, आप ऑनलाइन एक इंस्टीट्यूट खोलें, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑनलाइन बहुत सारे सेटअप हैं, उमर शरीफ का सारा मटेरियल उस पर डाला जाए, सिखाने का अमल, ये सब वर्चुअल पॉसिबल है। और इसके लिए फंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन नए बहुत सारे टूल है। लेकिन एजाज़ तब होता है जब हुकूमत अपने किसी फ़नकार को सराहे और उसको इस दर्जे के ऊपर लेकर आए और उसके लिए करे। और एक अच्छी बात लगारी साहब ने की कि PhDs होने चाहिए।
इंडिया के अंदर होते हैं अपने फनकारों के ऊपर, अब उनकी फिल्मों के ऊपर PhDs होते हैं, कई फिल्मों के उन्होंने PhDs किए। तो उमर शरीफ के ऊपर भी PhD होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, और इस फन को जिंदा रखने के लिए, नई शाखें बनाने के लिए, इन उमर शरीफ के फन को आगे ले जाने के लिए इस चीज की बहुत शदीद जरूरत है। दूसरा मामला, लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, हमारा ईमान भी है, सब इस बात के ऊपर मुतमईन भी हैं कि उमर शरीफ की जिंदगी यहाँ खत्म होनी थी। अल्लाह ताला ने उनको भरपूर जिंदगी दी, उन्होंने कौम को हंसाया, उन्होंने सारी दुनिया में हिंदी उर्दू बोलने वालों को खूब हंसाया, सब उनकी के एजाज़ात और उनके लिए अच्छे अच्छे अल्फाज अफसोस के साथ अदा भी कर रहे हैं, और हम आज भी क्लिप देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट भी तो है, हमें एक सबक भी तो मिल गया कि हमारा हेल्थ का शोबा हमारे तरजीहात में नहीं है। हमारे पास एयर एम्बुलेंस नहीं थी, हम अपीलें कर रहे थे, हम मांग रहे थे, हमारे पास, देखिए जिससे भी कहा उसने फौरन ताउन किया। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने ताउन किया, फौरी तौर पर हेल्थ रिपोर्ट्स आगा खान हॉस्पिटल ने दी, वहाँ पे डॉक्टर तारिक साहब ने काम किया, और फौरी तौर पर सारा हेल्थ का मामला सारी रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर मिनटों घंटों के अंदर हो गया। वीज़ा नहीं था, अमेरिकन कॉन्सुलेट ने फौरन वीज़ा दे दिया। पैसे नहीं थे, हुकूमत ने नोक झोंक हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हुकूमतें मान गई, फंड हो गए। अब आप टेक्निकली देखें हम फंसे कहाँ पर हैं। अल्लाह ताला ने जिंदगी लेनी थी, उमर शरीफ की ले ली, बिल्कुल सब, हमें ईमान भी, अल्लाह ताला उनकी आइंदा की मंजिलें आसान फरमाए और उनको जन्नत में जगह दें। लेकिन क्या ये सोचना नहीं है कि इस दौर में हमारे पास एयर एम्बुलेंस नहीं थी, हमारे पास प्राइवेटली भी नहीं थी, हमारे पास गवर्नमेंट की सतह पर भी नहीं थी। एम्बुलेंस के लिए कितनी खबरें चली हैं कि इससे बात हो रही है, डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, पेमेंट नहीं हुई, अभी आ रही है, अभी देख रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक है, इंतजार कर रहे हैं एम्बुलेंस आ जाए, एम्बुलेंस आ जाएगी तो ये ट्रैवल शुरू कर देंगे। आप अंदाजा लगाएं, इसमें तकरीबन 6-7 दिन ऐसा ही है गए हैं। यानी कि हम सेहत की तरजीहात में, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जहां पे हम सही तरह इलाज करवा सकें। डॉक्टर तारिक ने और उनके बहुत सारे डॉक्टर्स और हजरात ने कहा, जो इस मामले को देखते हैं समझते हैं, कि अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल होता तो हम अपनी टीम लेकर आ जाते, उन मशीनों के साथ यहाँ इलाज कर सकते थे। यानी कि हमारे पास ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है। तो 21st सेंचुरी में जहां हम इतने सारे मामलात के अंदर अपने आप को बहुत लेवल के ऊपर देखते हैं, वहां हम सेहत के मैदान में हैं कहां पर। हमने एक जान इस तरह जाया कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी इतनी लिखी थी, इस पे मेरा भी ईमान है, सबका ईमान है। लेकिन हम सोचेंगे तो सही कि ये 6-7 दिन जो हमने इंतजार किया, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा दिन है, इंतजार किया, एयर एम्बुलेंस आ रही है, एयर एम्बुलेंस आ रही है, एयर एम्बुलेंस आ रही है, आ गई, पेमेंट हो गई, रसीदें मिल गई, फलाना हो गया, पहुंच गई। हम अगर हमारे पास होती, अगर हमारी किसी कंपनी के पास होती, तो क्या ये इतना आसान ना होता कि डॉक्टर्स ने चेकअप किया, उन्हें रखा है एम्बुलेंस में और लेके चले गए। अव्वल तो ज़्यादा अच्छा होता कि हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल्स हो, हमारे पास ऐसा हेल्थ का निज़ाम हो कि ये ज़रूरत ही पेश ना आए। लेकिन बहरहाल ये कोताहियाँ डिस्कस करने का मतलब ये है, ये कमी डिस्कस करने का मतलब ये है कि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, हम हेल्थ के मामला को अपग्रेड करें, हम हुकूमत को ये बावर कराएं कि आप अपने हेल्थ के सिस्टम को ठीक करें, हम ये करवाएं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं आप बहुत सारी चीज़ों में, आप हेल्थ के शुबे में करें। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में मैं देख रहा था, इंडिया में कितनी कंपनीज हैं जो एयर एम्बुलेंस दे रही हैं, कितनी कंपनीज हैं जो दे रही हैं, मतलब हुकूमत तो छोड़े, कंपनीज हैं बहुत सारी जो एयर एम्बुलेंस दे रही है। दुबई के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो एयर एम्बुलेंस दे रही हैं, और वहां पे होता है इस तरह का। नेपाल के अंदर 2 एयर एम्बुलेंस जो कंपनी ने प्रोवाइड की हुई हैं, ये सब डेटा इसके ऊपर पड़ा हुआ है। हमारे पास बम है, एटम बम है, मिसाइल्स हैं, ये है, हमारे पास एयर एम्बुलेंस नहीं थी, और जिससे हमें इतना बड़ा नुकसान हो गया। अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब की आगे के जो मनाजिल हैं वो आसान फरमाए, लेकिन ये तकलीफ, ये कोड़ना, ये हमेशा रहेगा, ये खत्म थोड़ी होगा। बिल्कुल। और लगाई साहब, एक और भी बात है, ये तो फिर उमर शरीफ साहब थे, एक नाम था, इनके लिए फिर इतने ज़्यादा इंतजाम किए गए हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ी कोशिश की गई कि किसी भी तरह उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन हमारे मुल्क में एक आम इंसान अगर वो इस लेवल का बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए क्या है हमारे मुल्क में? देखें, पाकिस्तान में तो ग्रेजुअली हर चीज़ ख़त्म हो रही है। अच्छा, बहुत बुरा भी हो रहा है। 1-2 चीज़ें हैं, हमें उनका भी जिक्र कर देना चाहिए। गम्बट में इंस्टीट्यूट है, उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जाना चाहिए, और बेहतर इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पर जो है वो हेपेटाइटिस के मरीज़ जाते हैं, या जो जिगर की तब्दीली के वहाँ पर ऑपरेशन होते हैं वो कामयाब होते हैं। हमें उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और ज़्यादा। साइबर नाइफ का एक जिना हॉस्पिटल में एक सिस्टम था जो कैंसर के मरीज़ों का साइबर नाइफ के ज़रिए इलाज होता था, और अब भी हो रहा है।
लेकिन एक और सेंटर ट्रॉमा सेंटर में कायम हो गया है जहाँ पर 500 मरीज़ों का सालाना साइबर नाइफ के ज़रिए इलाज होगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान में ऐसी सहूलत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में ये सहूलतें हो रही हैं। कराची के हद तक ये चंद चीज़ें हैं या सिंध की हद तक ये चंद चीज़ें हैं, इसको पूरे पाकिस्तान में। अब होता क्या है कि आपका सारे का सारे मुल्क का दबाव जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर पर यहाँ होता है, आपका जो प्रेशर होता है ज़्यादा वो सिविल हॉस्पिटल पर आता है, ट्रॉमा सेंटर पर आता है, आपका सारा प्रेशर जो है वो आता है साइबर नाइफ के लिए यहाँ पर आता है या गम्बट के लिए आ रहा है। पूरे मुल्क में इस तरह के इदारे बनने चाहिए और ख़ास तौर पर जिन बीमारियों से हमारे ये लीजेंड इस दुनिया से गए हैं उनका इलाज भी हमारे पास होना चाहिए। प्राइवेट पार्टियां भी कर सकती हैं इस पर इन्वेस्टमेंट, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर है उस पर भी काम करना चाहिए और तमाम मुल्क में काम होना चाहिए ताकि चीज़ें ज़्यादा बेहतर हों। अगर हम हेल्थ सेक्टर की तरफ एक अच्छी तवज्जो करें और उसको अपनी तरजीहात में शामिल करें तो मेरे ख्याल में एक हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और ये सोसाइटी बेहतरी की तरफ जा सकती है। हमारे पास और कोई चीज़ है नहीं, हमारे पास मुस्कुराने के लिए कुछ भी नहीं है। उमर शरीफ थे ना, वो आज चले गए। अब आपके पास कोई सिनेमा नहीं है, आप कहें कि हम तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, आपके पास कोई पब्लिक पार्क नहीं है जहां आप कहें कि हमारे पास कोई ऐसी तफरीह की कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास साहिल पर भी जाएं तो बच्चे साहिल पर नहीं जा सकते, या इतना गंद है। हमने 10 पैसे फेंका करते थे किमारी में, वो तह तक हमें नज़र आता था, इतना शफाफ पानी होता था, तह तक नज़र आता था और बच्चे जाकर 10 पैसे उठाकर ले आते थे। वो अब कराची के समंदर में आप बंदा जाए तो गर्क हो जाएगा, वो कोई चीज़ उसमें नहीं होती है। तो ये जो हमारा सारा डीएचए का सर नाला सारी सेवरेज डायरेक्टली जा रही है समंदर और वहां डाली जा रही है, नाले डायरेक्टली जा रहे हैं और सारे पाकिस्तान के लोग आके साहिल पे खड़े होते, सारा गंदगी वहां जा रही है। इससे ज्यादा फैसल साहब, इससे ज्यादा खतरनाक बात ये हुई है कि तमाम देहात में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और दीगर मुल्क के शहरों में, छोटे छोटे गांव देहात में, वहां का सीवरेज जो है वो दरियाओं में डाला जा रहा है, नहरों में डाला जा रहा है, पानी पीने के पानी में डाला जा रहा है। और ये सारे के सारे हमारे दरिया जो आए हैं वो सारे का सारा गार्बेज साथ लेकर आ रहे हैं, वो सारे का सारा सीवरेज का पानी भी साथ मिलाकर ला रहे हैं। कोई किसी को तवज्जो नहीं है, कोई मुल्क में इस बात पर तवज्जो नहीं कर रहा है कि पूरे दरियाओं के अंदर जो है वो सीवरेज का पानी डाला जा रहा है और जो नहरें निकल रही हैं वहां से उनमें भी सीवरेज का पानी जा रहा है। लोग क्या पिएंगे? लोगों के पास क्या होगा पीने के लिए? अगर आप इस तरह से दरियाओं को ख़राब कर देंगे, दरियाओं में पानी को आलूदा कर देंगे इस तरह से, तो लोगों के पास पीने के लिए क्या रह जाएगा? बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, हमें इस पर तवज्जो देने। उमर शरीफ की याद में जितनी बातें हमने की हैं और जितने हमने पाकिस्तान के दर्द बताए हैं, अगर इसकी तरफ तवज्जो जाती है तो हम समझेंगे कि ये उमर शरीफ को खिराज तहसीन होगा, खिराज अकीदत। चलें फैसल साहब, मैं चाहूँगी आप भी लास्ट कमेंट्स कर दें क्योंकि अब वक्त ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल, उमर शरीफ को हमेशा याद रखेंगे, उमर शरीफ को देखकर मुस्कुराती रहेगी ये कौम, लेकिन साथ साथ ये भी सोचती रहेगी कि वो किस तरह इस दुनिया से गए। और उस लम्हे को सोचकर समझकर अगर हुकूमतें और हमारे मुखय्यर हजरात अगर ये 2-3 चीज़ों को एड्रेस कर देते हैं, कोई इंस्टीट्यूट बना देते हैं उमर शरीफ के नाम पर, और हेल्थ के शोबे के अंदर ये जो हमने कमी महसूस हुई इसको इम्प्रूव कर देते हैं, तो हम समझेंगे कि जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और आखिरत के अंदर भी जो अब जाते वक्त, इस दुनिया से जाते वक्त उन्होंने जो मैसेज दिया इस कौम को, उससे हमने कुछ सीखा है। बिल्कुल, लगाई साहब आप भी लास्ट कमेंट्स कर दें। मेरे ख्याल में यही बात जो कह रहे हैं फैसल साहब, अगर हम कोई इंस्टीट्यूट बनाएं, इस पर मैंने भी इनकी वकालत की है, मैं भी कह रहा हूँ कि एक परफॉर्मिंग आर्ट का उमर शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट अगर हम बना सकें और उसमें हम लोगों को, यार लोगों को तफरीह के लिए कुछ तो दो। आपके पास है क्या? इतना बड़ा बॉलीवुड है, लोगों के पास यही एक्सेस है जो आपके इस टेलीफोन पर मौजूद है, जो आपकी इस स्क्रीन पर मौजूद है। लोग इसी पर इंडिया का आर्ट देखते हैं। अच्छा, कॉमेडी में अभी यही इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियन ये कह रहे थे कि उमर शरीफ हम सबसे बड़े थे, और आपके पास फन में नुसरत फतेह अली खान से बड़ा आर्टिस्ट आज तक सामने आया, मेहदी हसन आपके, नूरजहां आपकी, और आपके पास ही आर्ट फना हो रहा है और वहाँ पर आर्ट परफॉर्म लोगों की तफरीह के लिए, हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, अच्छे जज्बात के लिए आपके पास है क्या? तफरीह के लिए कुछ भी नहीं है।
आप अगर उमर शरीफ की याद में तफरीह का कोई असबाब कर देंगे तो बड़ी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एक अहद का इख्तिताम तो हो गया, लेकिन अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब के आगे के जो दर्जात हैं वो बुलंद फरमाए और साथ साथ उनके जो अहल खाना है उनको सब्र जमील अता फरमाए। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।